दोस्तों आज हम बात करेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कोशिका विभाजन। क्या है? सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन दोस्तों, मेरी गारंटी है अगर आप इसको पूरा देखेंगे ना, पूरा समझेंगे, तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बहुतों को क्या कठिन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आज हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो देखो हम क्या शुरू से पढ़ते आए हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि कोशिकाएं होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है दोस्तों, और यह भी पढ़ते आए हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है, लेकिन पुरानी कोशिकाओं से निर्माण होता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है? वो कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा, यानी कि जनक सेल से संतति कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? कोशिका विभाजन कह देंगे। ठीक है, अब ये कोशिका विभाजन क्यों जरूरी होता है? तो दोस्तों ये क्या है, नए जीवों की उत्पत्ति, शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। ठीक है, शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी होता है, तो इसीलिए कोशिका विभाजन जरूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, देखो हम कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये अपने कोशिका सिद्धांत में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि स्लाइडन और स्वान ने दिया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। अब ये जो निर्माण होता है किसके द्वारा संपन्न होता है? यह निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है ना, सेल डिवीजन के द्वारा ये संपन्न होता है, यानी कि जो नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा बनती हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो अब कोशिका विभाजन यानी कि जनक सेल्स, जनक कोशिका, पेरेंट सेल से, जनक कोशिका से संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इनको इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि क्या है, कई लोग होते हैं ना, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? यानी कि जनक कोशिका होती है उससे संतति कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो और देखो ये कोशिका विभाजन क्यों जरूरी होता है? क्यों जरूरी होता है? नए जीवों की उत्पत्ति, ठीक है ना, और शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए जरूरी होता है, शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी होता है, तो इनके लिए कोशिका विभाजन जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम दोबारा से बात कर लेते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिकाएं होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है ना, और देखो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, और यह जो निर्माण होता है ये कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जनक कोशिका से संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। दोस्तों कोशिका विभाजन नए जीवों की उत्पत्ति, ठीक है ना, और शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। अब देखो अब हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार की। ठीक है,
दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आज तक जिनकी ये समझ में नहीं आया ना, वीडियो को पूरा देख लेना। कोष का विभाजन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम इसके 3 पार्ट बनेंगे। मेरी गारंटी है आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं। तो देखो, कोष का विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोष का विभाजन 3 प्रकार का होता है। तो होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस इसे बोल सकते हैं हम असूत्री विभाजन। दूसरा होता है दोस्तों माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन जिसे बोल सकते हैं हम समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तीसरा होता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो अपना कोष का विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है ना। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं एमाइटोसिस की। हालांकि इतना मोस्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमको क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, एमाइटोसिस की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको। डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेल डिवीजन भी हम इससे कहते हैं। अब इसकी खोज की बात करें तो देखो, खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट रीमेक ने। रॉबर्ट रीमेक ने इसकी खोज की थी। किसमें की थी? चूजे की भ्रूण की आरबीसी सेल्स में की थी, ठीक है दोस्तों। जो एमाइटोसिस होता है, इसकी खोज रॉबर्ट रीमेक ने चूजे की भ्रूण की आरबीसी सेल्स में की थी, ठीक है, 1841 में। कब की थी? 1841 में। हालांकि कोई खास नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, एमाइटोसिस डिवीजन में होता क्या है। इसमें दोस्तों यानी कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, न्यूक्लियस, तो केंद्रक होता है, केंद्रक का क्या होता है, लंबा होता जाता है। कैसा हो जाता है? केंद्रक लंबा होता जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जो बढ़ता जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो जो केंद्रक होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। जब केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, फिर दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। डॉटर सेल्स बन जाती हैं, यानी कि 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना कौन सा विभाजन हो गया? एमाइटोसिस डिवीजन हो गया। जैसे देखो, आपको यहाँ देखते ऊपर, ठीक है, ये क्या है? कोई कोशिका है, ठीक है ना, कोशिका है। अब इसमें जो केंद्रक होता है कोशिका में, केंद्रक में क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन बन जाते हैं, खांच बन जाती है, ठीक है। अब खांच बन जाती है, और ये क्या होता है? इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ये अलग हो जाते हैं, दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों केंद्रक अलग होने के बाद फिर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद क्या होता है? इसमें विभाजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है तो ये दो सेल्स बन जाती हैं, नहीं, ठीक है ना, 2 सेल्स बन जाती हैं। ये हो गया दोस्तों अपना एमाइटोसिस डिवीजन। अब देखो आगे बात, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। एमाइटोसिस क्या होता है दोस्तों? असूत्री विभाजन। इसे हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। डायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं चलती है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी खोज की थी वो रॉबर्ट रीमेक ने चूजे की भ्रूण की आरबीसी सेल्स में 1841 में की थी, ठीक है। और देखो होता क्या है इसमें, कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इलोंगेटेड होने के बाद उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाता है।
बढ़ने के बाद जो केंद्रक होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होने के बाद दो नई सेल्स बन जाती हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एमाइटोसिस अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम किसकी, माइटोसिस की। लेकिन जो एमाइटोसिस होता है ना दोस्तों, ये असूत्री विभाजन, ये किन में होता है, किन में होता है, ये यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल्स, यानी कि जो एक कोष के कोशिका होती हैं उनमें होता है, और डिजीज सेल्स होती हैं उनमें होता है, फीटल मेम्ब्रेन में होता है। और दो विधि से होता है, एक तो होता है फिशन मेथड और एक होता है वाई बडिंग, यानी कि ये तो हो गया विखंडन हो गया। ठीक है, और ये हो गया मुकुलन द्वारा। ठीक है, एमाइटोसिस होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो विखंडन द्वारा और एक मुकुलन द्वारा। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसकी, सेल साइकिल की। आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस अच्छे से ध्यान देना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और देखो हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए हमको क्या है, दूसरा विभाजन है अपना समसूत्री विभाजन। लेकिन समसूत्री विभाजन से पहले दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल क्या होता है, कोश का चक्र पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोश का चक्र किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका के जीवन चक्र में, कोशिका की लाइफ साइकिल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, कोशिका चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका के जीवन चक्र में जो भी घटनाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका चक्र कहते हैं। अब इस कोशिका चक्र को दो भागों में बांटेंगे हम, कोशिका चक्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो इंटरफेज को बोलते हैं हम अंतरावस्था। क्या बोलते हैं, अंतरावस्था बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी होती है एम फेज को बोलते हैं हम विभाजन प्रावस्था। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज किसे कहते हैं, तो दो डिवीजन यानी कि दो विभाजन के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इंटरफेज बोलते हैं। दो विभाजन के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेज बोलते हैं। और इंटरफेज होती है, यह कोश का विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेज होती है कोश का विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है ना, सबसे लंबी अवस्था है, कह सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। अब दोस्तों, अब एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, एक तो हार्वर्ड एवं पेले। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1953 में, हार्वर्ड एवं पेले ने 1953 में इंटरफेज को तीन प्रावस्थाओं में बांटा। तीन प्रावस्था कौन कौन सी, देखो पहले ये दोस्तों अपनी जीवन फेज को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट। देखो एक का मतलब क्या है, वन का मतलब फर्स्ट, जी का मतलब है ग्रोथ, ठीक है, या गैप बोल सकते हैं, और फेज यानी कि इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फर्स्ट गैप या ग्रोथ, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रोथ फेज। और क्या बोल सकते हैं इसे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज।
प्री डीएनए सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जीवन फेज में होता क्या है, जीवन फेज में क्या होता है, इसमें आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे एकदम क्वालिटी वाले। तो जीवन फेज में क्या होता है, इसमें आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद है एस फेज, एस फेज या एस का मतलब क्या है, सिंथेसिस। एस का मतलब क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। तो देखो हम इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज क्यों बोल लेते, क्योंकि अपनी जो एस अवस्था होती है इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस फेज। तो ये एस से पहले वाली अवस्था है, इसलिए इसको बोलते हैं हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। जो एस अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी एस फेज। उसके बाद है G2। ऐसे G2 को क्या बोलते हैं, सेकंड गैप फेज या सेकंड ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, सेकंड गैप फेज या ग्रोथ फेज, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड गैप फेज या सेकंड ग्रोथ फेज या बोल सकते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। तो इसमें होता क्या है, इसमें मुख्यतः ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम पढ़ रहे थे क्या, सेल साइकिल, कोश का चक्र किसे कहते हैं, यानी कि सेल के लाइफ साइकिल में जितने भी इवेंट होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं हम, कोश का चक्र बोलते हैं। कोश का चक्र दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज किसे बोलते हैं, माइटोसिस फेज यानी कि विभाजन परावस्था। इंटरफेज किसे कहते हैं, अंतरावस्था, यानी कि दो विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। और यह कोश का विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, कौन सी, इंटरफेज। इंटरफेज को हॉवर्ड एवं पेले ने 1953 में 3 प्रावस्थाओं में बांटा, जीवन फेज, एस और G2। जीवन होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट गैप फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद है एस फेज, जिसे क्या बोलते हैं हम, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, मुख्यतः डीएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है दोस्तों, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गई अपनी अंतरावस्था, इंटरफेज। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, एम फेज की। तो देखो यानी कि कोशिका यहाँ से क्लियर होकर किस में जाएगी, एम फेज में प्रवेश करेगी। देखो इसमें इंटरफेज में दोस्तों कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए इंटरफेज को क्या बोलते हैं हम, पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, और इसको बोलते हैं डिवीजन फेज, ठीक है। यानी कि अंतरावस्था होती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी कि इसमें कोशिका होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है, तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे हम, एक्चुअल में चक्र तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो अब हम आपके लिए एक चक्र बनाएंगे, सुदर्शन चक्र जैसा। ठीक है दोस्तों, ये चक्र हो गया। अब देखो इस चक्र में ये तो हो गई अपनी जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। ये हो गई एस फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ये हो गई अपनी
G2 इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये हो गई दोस्तों अपनी, ये हो गई एम फेज। कौन सी हो गई, ये हो गई एम फेज, पढ़ी थी ना हमने, डिवीजन फेज, एम फेज। अब ये एम फेज को भी हम दो अवस्था में बांटते हैं। देखो देखो अंतरावस्था कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी है, अंतरावस्था, ठीक है, इंटरफेज है, इंटरफेज। तभी तो ये सबसे लंबी अवस्था है, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। और देखो ये छोटी सी है जो कौन सी है, एम फेज है, डिवीजन फेज। अब डिवीजन फेज को भी दोस्तों दो 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 भागों में बांटा गया है। एक तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और दूसरी है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई अपने कोशिका चक्र। कोशिका चक्र हो गया जिसमें जीवन फेज है। जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज को बोलते हैं हम सिंथेसिस फेज, यानी कि संश्लेषण अवस्था, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। और उसके बाद है G2 यानी कि सेकंड गैप फेज या सेकंड ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ये अपने कोशिका चक्र की बात हो गई, कोशिका चक्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एम फेज की। देखो सेल साइकिल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज हम पढ़ चुके हैं, एम फेज की बात करते हैं। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ एम का मतलब होता है माइटोसिस। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, समसूत्री विभाजन। तो एम फेज को अब हम दो अवस्था में बांटेंगे। दो अवस्था में बांटा था अभी हमने, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है। और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म यानी क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब कैरियोकाइनेसिस यानी कि जो केंद्रक का विभाजन होता है ना, केंद्रक का विभाजन होता है वो चार प्रवस्थाओं द्वारा होता है। ऐसे याद रख सकते हैं उनको, पी मेट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है ना। यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, केंद्र का विभाजन। अब केंद्र का विभाजन होगा वो इन चार अवस्थाओं के द्वारा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद दोस्तों साइटोकाइनेसिस का यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। उसके बाद अपनी दो सेल्स बन जाएंगी। ये हो गया अपना समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब तक यही करना है, क्लियर। एक तो एमाइटोसिस और एक कोशिका चक्र, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में।